बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में आज पार्लियामान का जो इजलास था वो किसी हद तक दूसरे इजलासों से मुख्तलिफ दिखाई दिया। गुफ्तगू शुनीद जो हुई है उसके अंदर, या जो तज़किरे उसके अंदर हुए हैं, या जो इशारे उसके अंदर दिए गए हैं, या जो लहजा उसके अंदर अपनाया गया है, वो माजी करीब में कम ही दिखाई दिया है। और अगर दिखाई दिया है तो चंद अफराद की वजह से, लेकिन आज मजमूई तौर पर तासुर ऐसा रहा। और अगर उसे तनासुब के अंदर बांटा जाए तो हम आज ये कह सकते हैं कि आज 15% गर्मा गर्मी रही है पार्लियामान के ऐवान में, और 85% अफहाम तफहीम वाला मामला अपनाया गया दोनों अतराफ से। अगर राना तनवीर हुसैन और असद कैसर साहब वाली झड़प अगर देखें तो जिसमें फाशिज्म की भी बातें की गई, तमाम बातें की गई, और ये कहा गया कि 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया, जवाबी वार भी हुए। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल जो दीगर रहनुमाओं ने बातें की हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो अपने उस मौक़िफ़ की तायीद की कि जो तंजीमातुल मदारिस वाला था, उन्होंने कहा जी अब ये मौक़िफ़ नहीं रहा, अब तो एक्ट बन चुका हुआ है, अब तो हमारी इसमें आरा शामिल ही नहीं हो सकती, अब तो ये कानून है, और कानून की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस्तेहकाक मजरू करेंगे पार्लियामान का, क्योंकि पार्लियामान इसकी मंजूरी दे चुका था। और तरीक़ाकार के तहत जब दूसरी बार ऐवान सदर में कोई बिल जाता है तो उसके ऊपर 10 दिन में उज़र ना कोई उठाया जाए तो बाकायदा तौर पर कानून बन जाता है। तो हमने बैठ के ये तहिया कर लिया कि ये अब एक्ट बन चुका है, अब अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर हम जो है मैदान के अंदर उतरेंगे। लेकिन जो बातें दोनों अतराफ से हुई, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की, राना सनाउल्लाह साहब ने जो की, शहरियार अफरीदी साहब ने, शेर अफजल खान मरवत साहब ने वो जो तकरीर थी, उससे ये तासुर मिला कि शायद हो सकता है कोई बेहतरी की तरफ सामान जो है वो इकट्ठा किया जा रहा हो। आज जो गुफ्तगू हुई ख्वाजा आसिफ साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है, वो उसका कुछ हिस्सा ज़रा मुलाहिजा करें। जो है ना, बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कुछ चीज़ आएगी। जो जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रहे। अगर मुज़ाकरात होने होते हैं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, तो ज़बान भी अपनी जो है ना वो नरम कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी PTI को लेना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। तो राबिते इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे इंशाअल्लाह। राब्ते जिनसे होने हैं उन्हीं से कर लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल खान मरवत, अली मोहम्मद खान और ख्वाजा साहब, इन्होंने पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर क्या कहा? ये तो बाद का एपिसोड था ना, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर क्या बातें हुई वो भी मुलाहिजा करें। तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें, और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे TORs हैं, लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, मुज़ाकरात निकल आएगा। इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसका अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की। राना साहब, गुफ्तगू मुलाहिजा की है, आज के दिन पार्लियामान के इजलास के हवाले से आपने क्या नतीजा अखज़ किया है दोनों तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, बड़ी क्लियर सी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए बहुत से लोग तैयार भी हैं, और एक दिन पहले कि कुछ होने वाले वाक़यात के बाद ज़्यादा तैयार हैं। अब मुज़ाकरात की तैयारी भी है, मुज़ाकरात चाहते भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन आपको मैं आज ये खबर दे दूं, आपको ये खबर 2 दिन बाद नज़र आ जाएगी, वाज़े तौर पे क्लियर होकर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मुज़ाकरात करने वाले लोग जो हैं, या मुज़ाकरात को आगे लेकर जाने वाले लोग, वो एक ग्रुप है, और मुज़ाकरात को बर्बाद करने वाले, मुज़ाकरात के राह में रुकावटें डालने वाले, वो भी एक ग्रुप है। और ये किसी एक तरफ नहीं है, ये दोनों ही तरफ में है। लेकिन हुकूमती बेंचों के अंदर बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है हुकूमती बेंचों के अंदर कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं कि बकायदा एक मीटिंग में कुछ लोगों की ये ड्यूटी लगाई गई कि किसी सूरत में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए, बल्कि कहा गया कि मुज़ाकरात की
टेबल ही नहीं सजनी चाहिए, बैठक ही नहीं सजनी चाहिए। मुज़ाकरात को जहां शुरू होने की कोशिश हो वहां पर बयान दो, वहां पर बोलो, वहां पर आप कोई ना कोई ऐसा काम कर दो कि जिससे मुज़ाकरात की राह में रुकावट आ जाए। 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में आप एक ऐसी बड़ा काम देख लेंगे जिसके बाद मुज़ाकरात के रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं कोई लंबी चौड़ी नहीं कह रहा आपको, नहीं आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें ख़त्म जी ख़त्म हो जाएंगी, वक्ती तौर पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर मुज़ाकरात के लिए कुछ ऐसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा, फिर ऐसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा कि जिसके बाद शायद मुज़ाकरात चल सके। लेकिन अभी तक बहुत, मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत साबित हो जाए, लेकिन मेरे पास जो इत्तला है कि 3 से 4 दिन में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो जाए। और जहाँ तक बात है ना, ये एक बार कभी ईवान में, कभी ईवान के बाहर, कभी किसी जगह बैठ के ये कहते कि जनाब इनके लोग तो बिल्कुल किसी सूरत में भी बानी तहरीक इंसाफ जो है उससे इत्फाक नहीं करते, वो तो खुद उससे बिल्कुल बागी हैं, फलां है। तो भाई बागी हैं जो भी है, इस मुल्क में वोट बानी तहरीक इंसाफ के नाम का है। कोई एक इन लीडर में से बंदा दिखा देना जिसके जाती नाम का वोट है। अली मोहम्मद खान ने क्या कहा था हमारे प्रोग्राम में कि मुझे वोट पड़ा है तो किसका पड़ा है। इसी तरह बाकी लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान में पहली दफा वो लोग आए हैं जिन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा है, अक्सरियत आई है उनकी। क्या किसी और सियासी जमात में ऐसे लोग आए हैं? मुझे 5 लोग गिना दें किसी और सियासी जमात में 5 गिना दें सिर्फ। तो फिर आप ज़हन नशीन करें, अगर मटके को वोट पड़ सकता है, तराजू को वोट उसको पढ़ सकता, चारपाई को वोट पड़ सकता है, पेन को वोट पड़ सकता है, डॉल्फिन को वोट पड़ सकता है, तो ज़हन नशीन रखें वो डॉल्फिन या पेन या चारपाई नहीं था, वो वोट जो था वो बानी तहरीक इंसाफ का था, वो उसके नाम का था। उन लोगों को पता था कि ये उसका उम्मीदवार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो नाम नहीं था। क्या ऐसा इलेक्शन, क्या ऐसी सख्ती इस वक्त मौजूदा हालात में या मौजूदा सियासी जमातों में से किसी ने देखी? भाई मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग नून के पास निशान था उसका अपना। मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ी थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ी थी, जियाउल हक के दौर में भी इलेक्शन लड़े थे लोग। किस दौर, अयूब खान के दौर में भी इलेक्शन लड़े थे लोग। किस दौर में नहीं था? किस दौर में लोगों से नाम छीन लिया गया था? एक इंतखाबी निशान होता था। ये पहला इलेक्शन था जिसमें ना इंतखाबी निशान था, ना तहरीक का नाम था, ना जलसे जुलूस की इजाजत थी गैर अलानिया, ना दफ्तर खोलने की इजाजत थी, सारा कुछ था ना। तो फिर आप ये समझें कि माइनस किसी को करके और ये समझें कि हम दबा के सारा कुछ करके बिल्कुल मामलात को दुरुस्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। एक बात आप ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए सियासी जमातों को कि माइनस की पॉलिसी ख़त्म कर दे। ना नवाज शरीफ माइनस हो सके थे, ना आसफ अली जरदारी माइनस हो चुके थे, ना इस मुल्क में बानी तहरीक इंसाफ जो है माइनस हो सकते हैं। माइनस का खेल अब चलेगा नहीं। अब मुझे एक बात बता दें, अब ये लोग कहते हैं ना, मुझे यासर साहब, ये सारी गेम लोगों तक पैगाम पहुंच गया था ना किसका क्या इंतखाबी निशान है। अब भी लोगों तक जो पैगाम पहुंचाना हो किसी ने पहुंचा दिया जाता है ना। मगर मुझे एक शख्स ने कहा, बड़ा ज़िम्मेदार शख्स था, उसने कहा हम क्या करें यार। मैंने क्या ना, मैं कहा आप तो कोशिश सारी कर रहे हैं। उसने कहा हम सारी कोशिशें करते हैं राना अज़ीम, क्या करें। अगर तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे ये कह दे कि कौवा वाइट है, सफ़ेद है, तो रात तक मानना पड़ जाता है कौवा सफ़ेद है। तो मैं कहा फिर माने कि उनकी एक कुव्वत है, फिर माने कि उनके वोटर्स हैं, फिर माने कि वो एक सियासी जमात है, फिर माने, और क्यों ना फिर उनको कौमी धारे में लेकर आए। आप क्यों कौमी धारे से उन्हें बाहर करना चाहते हैं? क्यों आप ऐसा चाहते हैं कि वो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सियासी धारे से, कौमी धारे से बाहर हो जाए? तो उन्होंने कहा जी बात तो दुरुस्त है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन ये सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। सियासतदान क्यों नहीं सोचते यासर साहब? कहाँ तक गए? आज आपने तकरीरें 3-4 सुना दी, अगर 2-3 तकरीरें और सुना देते। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। सबसे अच्छी बात तो वो थी कि जिसमें उन्होंने इकरार किया था। और जब ऐसी सोच पैदा करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आप ज़हन में रखिएगा, फिर मुल्क के अंदर अगर किसी ने गलत किया, मैं फिर आज कहता हूँ, अगर किसी ने 9 मई किया, उसकी सज़ा किसी सूरत माफ़ नहीं होनी चाहिए।
अगर किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है उसकी सज़ा माफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई ऐसी साजिश की है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ सबको देखकर होना चाहिए, फिर उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए कि एक को पकड़ लें दूसरे को नहीं पकड़ना, फिर सबको पकड़ना चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है एक बेहतरीन इंसाफ की, एक बेहतरीन इत्तेहाद की, एक बेहतरीन जमहूरी निज़ाम की, एक बेहतरीन और मुनसफाना इंतखाबात की, एक बेहतरीन तरीके से मुआशी इस्तेहकाम की ये ज़रूरत है। आप ये ले आए, आपका मुल्क बेहतरीन हो जाएगा। रोज़ाना हमारे हज़ारों, नहीं तो मैं कह सकता हज़ारों की तादाद हो चुकी है, हमारे साथी, हमारे हाफ़िज़ जो है वो शहीद होते हैं। किस वजह से? हमारी हिफाजत की वजह से। हम क्या करते हैं? हम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ सब ड्रामा खेल रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो असम्बली में ये तकरीर करते हैं कि जनाब आइए आज फैसला करें कि हमने पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना है, आइए हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करें। कोई नहीं करता ना। आज की तकारीर से ले लें, आज से एक दिन पहले ले लें। अगर पहले कहते थे पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती, अब मुज़ाकरात आए तो लोगों ने बातें शुरू कर दी। इसका मतलब है कि हम चाहते ही नहीं कि बात सीधी हो। बड़ा साहब, दूसरी तरफ की अगर बात को देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज एमकेएम पाकिस्तान के साथ मिलना, वो एमकेएम पाकिस्तान का इनफरादी अमल होगा या हुकूमत की तरफ से होगा? लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है और उस पर वज़ीर कानून ने क्या मौक़िफ़ रखा है वो ज़रा सुनवाइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का क्या कहना। बहस इस पर है कि एक्ट बन चुका है और उसका गलत नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। अब मदारस को किस चीज की गुनाह दी जा रही है, सजा दी जा रही है? एक इत्तेफाक है पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फला वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियां क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी और उनकी रजामंदी से वाबस्ता होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला। हमने ये तय किया था कि ये बिल पास होगा। ये बिल पास किया सेनेट ने भी, कौमी असम्बली ने भी किया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एडवाइस के साथ वो रवाना भी किया। सदर मुमलिकत मोहतरम भी हैं और आइन में उनका रोल है, वो पार्ट है इस पार्लिमान का। उनकी तरफ से एक चिट्ठी आई है, उसको खुले दिल के साथ हम बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। वज़ीर आज़म का पैगाम है कि हम हाजिर हैं, बातचीत कर लेंगे। मौलाना कहते हैं ऐवान नहीं तो फिर मैदान होगा। राना साहब क्या वजह? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मैं कह रहा हूँ आज आपने ये सारी मौलाना साहब की जो गुफ्तगू सुनी है, इस गुफ्तगू में मैंने मौलाना साहब को जिस जोश जज्बे में देखा ना, आज नहीं था वो। आज भी हुकूमती ईवानों में ये बात हो रही है कि हम मौलाना को बना लेंगे। मेरी कई लोगों से इस मामले में बात हुई, बहुत से लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब ने भी सियासत, ये लफ्ज़ उनके, मुझे नहीं पता कि ये वो दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मौलाना साहब ने भी तो सियासत करनी है ना। तो जब मौलाना साहब ने सियासत करनी है तो फिर ठीक है, मौलाना साहब को इतना बोलने का हमें हक़ देना चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब है कोई मामला तय है? उसने कहा हम आपको बता रहे हैं कि मौलाना साहब को हम मना लेंगे। ये बकौल उनके हैं। लेकिन मौलाना साहब की जो जमात है उनके अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं जी, हमारी भी एक सियासी बका है, हमने भी एक सियासी अपना अमल आगे लेके जाना है, हमने भी अवाम में जाना है। हम अगर आज हार गए तो हम कभी नहीं जीतेंगे। ये उनकी जमात के अंदर एक बहुत बड़ा ये बात चल रही है। लेकिन यार सर एक चीज़ आप समझते कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात हो नहीं रहे, ये लगता है बादी नज़र में कि मंजरनामा तो कोई बन रहा है। चलें आप मुझे ना 4 दिन बाद इंशाल्लाह जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे ना तो फिर आपने मुझे ज़रूरी बताना। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। हुकूमती मौक़िफ़ इस मुज़ाकरात के हवाले से, मौलाना वाले मामले पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में हम जो गुफ्तगू पहले कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर कि उसमें हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं पे नरम लहजा अपनाया गया, लेकिन आज दलकलामी भी हुई। आज गुफ्तगू शुनीद में आगे बढ़ने के इशारे भी दिखाई दिए और ब्रेक भी लगती दिखाई दी। तो दोनों तरफ का जो मंजरनामा है, इसमें मौलाना का इस वक्त का जो किरदार है वो कितना अहमियत का हामिल है। एमकेएम पाकिस्तान के साथ जाके मिल के बातचीत करना और उन्हें अपने मौक़िफ़ की तायीद के लिए माइल करना, वो किस हद तक आगे बढ़ने की जस्तजू है। और दूसरी बात यह कि कानूनी मंजरनामे में क्या इसमें कोई सुकम है जिसके ऊपर एतराज़ात हैं या जिसको लेके अभी बातचीत या गुफ्तगू शुनीद में रोक टोक दिखाई देती है। वही सिग्नेटरी जो 2019 के अंदर थे, अभी जो उनके मसाइल हैं या अभी जो उनका एलामिया है और एक्ट के हवाले से जो बातें चल रही हैं, उसको लेके ये चीज़ कहाँ तक जाएगी। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला अगर है तो फिर पहल किसकी जानिब से नहीं की जा रही या रुकावट किसकी तरफ से देखने में आ रही है, इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो बात मुज़ाकरात के हवाले से करते हैं कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मेरी ज़बान जो है वो आग उगलती रही है, लेकिन हमने जो इस वक्त बर्दाश्त किया वो उस वक्त भी किया था जब हमारे साथ मुश्किल हो रही थी, हमने आज भी बर्दाश्त किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि नरम रवैया अपनाना चाहिए, जिस तरीके से अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर शेर अफजल खान मरवत वाली ज़बान बोलनी चाहिए। क्या ये इशारा है बाकायदा मुज़ाकरात का या अभी गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ है, अभी हल्की फुल्की मौसीकी है, आगे चल के फिर मंजरनामा क्लियर होगा? देखिए जी, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हम डे वन से बात करते हैं मुफाहमत की, हम डे वन से बात करते हैं पाकिस्तान को आगे चलाने की, हम डे वन से बात करते हैं कि चीज़ों को आगे लेके चलाओ। लेकिन आपके जो एक्शंस हैं वो और आपके वर्ड्स जो है, जो योर वर्ड्स जस्टिफिकेट योर एक्शन, ये मुंह से अगर एक दिन अच्छी बात कर लें और अगले दिन वही काम करें तो फिर कैसे चीज़ आगे चले। देखिए, आज भी एक तरफ ये बात करते हैं कि हम बैठ के मुज़ाकरात की, एक तरफ बात करते हैं मफाहमत की, चीज़ों को आगे चलाने की। और अभी इससे पहले मैं एक शो में इनके एक बंदे के साथ था, के साथ था, तो वो उसमें कह रहे थे कि हमने अपनी चार्ट लिस्ट जो है, डिमांड्स ऑफ लिस्ट जो है वो सामने दी है। लेकिन डिमांड्स ऑफ लिस्ट तो किसी की नहीं हम नहीं दे सकते, ना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और खासतौर पे उन लोगों की जिनके अपने बच्चे अमेरिका में, जिनके अपने बच्चे बरतानिया में हैं और लोगों के बच्चों को कहते हैं कि तुम कफन पहन के आओ, जिनके अपने बच्चे खा रहे हैं और लोगों के बच्चों को कहते हैं कि तुम साथ असला लेके आओ, जो क्या नाम है, अपने बच्चों को यहूदियों के घरों में बड़ा करा रहे हैं और उनकी चीज़ों को बाइकआउट करने की बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात करते हैं और शोहदाओं की फैमिलीज का ट्रस्ट है उसके पैसे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इनके एक्शन, हमने कोई चार्टर ऑफ लिस्ट नहीं, हमने कहा कि पाकिस्तान को निकालना है तो हमें इकट्ठे निकालें, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम इकट्ठे करें। लेकिन आप हमारे अफवाज को गोलियां मारे, आप यहाँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, लोगों के बच्चों को कहें कि उनको गोलियां मारो, उनके गले पे गोलियां लगें, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आप उसके बाद एक चार्टर, आप एक जो पूरी लिस्ट है जो डिमांड्स की वो भी देंगे और उसके बाद निगोशिएट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं अगर आप ये इंटरेस्टेड। अच्छा दानियाल साहब, इसका मतलब है कि अभी तक मुज़ाकरात का ना तो अमल शुरू हुआ है और ना ही अभी तक मुज़ाकरात के अमल पर कोई चीज़ आगे चली है। देखिए, मुज़ाकरात का अमल जो है वो तब शुरू होगा और तब चलेगा कि जब चीज़ों को ये बैठ के ऊपर आके टेबल पे बैठ कर बात करें और चीज़ों को मफाहमत से तय करने की बात करेंगे। अगर ये सोचेंगे कि ब्लैकमेलिंग और इससे कर सकते, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और हम इनको पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं और आगे भी कहेंगे कि इनको बैठ के चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा और जब तक सेटल डाउन नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात अगर हों, हुकूमत की तरफ से क्या TORs होंगे कि जिनके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, हुकूमत की तरफ से कोई TOR नहीं है, मैं आपको बात बताऊं। हम हर तरह के डायलॉग के लिए बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें कोई लिस्ट ऑफ डिमांड्स पकड़ा दे और या फिर कहे कि अब हम असले से हमला करेंगे और हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होएगी, ठीक है ना। इसके लिए अगर आपने बात करनी है मफाहमत की, आपने बात करनी है चीज़ों को ठीक करने की,
तो फिर डायलॉग से बैठकर आपने पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब हैं, आपकी कमेटी उनके पास आप जाए, उनसे चीजें इनिशिएट कराए, बात का प्रोसेस शुरू करें और उसको आगे लेके जाए। और उसमें इनका एक रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा, जहां इनको चीजों को मफामत के साथ और चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा। एंड इफ दे आर रेडी फॉर इट, इफ दे रियलाइज कि व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड ऑल द एक्ट्स दे हैव बीन रनिंग आफ्टर और डूइंग बिफोर दे वर रॉन्ग, तो फिर ये इस चीज में सैनिटी प्रिवेल करेगी और फिर ये बैठ के बात करके चीजों को आगे चलाएंगे। अच्छा दानियाल साहब, सुनने में आज आया है कि महमूद खान अचक रईस से आपकी पार्टी के कुछ सीनियर्स लोगों के राब्ते हुए हैं और उन्हें कहा गया है कि आप मुज़ाकरात में आएँ तो इस अमल को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई तरदीद या तस्दीक इसकी करेंगे? नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट कर सकता जी। आई एम नॉट अवेयर नॉर एम आई प्रीवी टू इट। आप इसकी तरदीद भी नहीं करते? नहीं, मैं क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू इट, तो मैं इसलिए नहीं इसकी ना तरदीद ना वो कर सकता हूँ। अच्छा दानियाल साहब, आज जो मौलाना ने बात की है, अब वो कानूनी नुक्ते से मुतल्लिक भी है। वो ये कहते हैं कि हमने तंजीमातुल मदारिस ने बैठ के इस बात के ऊपर इत्तफाक कर लिया है कि ये बाकायदा तौर पे एक्ट बन चुका है कि जब एक गलती की निशानदही करने पे वापस भिजवाया गया, फिर ये वापस ऐवान सदर में गया, 10 दिन खामोशी इख्तियार हुई, तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब वाला हवाला दिया कि उन्होंने भी तो खामोशी इख्तियार की थी, उस वक्त भी तो वो एक्ट बन चुका था, तो अब ये एक्ट क्यों नहीं है? अब इसके ऊपर दोबारा गुफ्तगू तो हो ही नहीं सकती, ये तो कानून है और कानून की खिलाफ वर्जी वफाकी हुकूमत करेगी। फिर देखिए, मौलाना एक जीरक सियासतदान और ये तमाम चीजें जो हैं हम उनके बगैर चलाना नहीं चाहते। मौलाना हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे तो चीजें भी आगे चलेंगी और इकट्ठे चलाएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक के इश्यूज और ग्रीवेंसेस हैं वो मौलाना के हो या किसी और के हो, तो इंशाल्लाह उनको हम एड्रेस करेंगे। उनको अभी भी एड्रेस कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इनको हम बड़ी बेहतरी के साथ एड्रेस कर लेंगे। और कुछ चीजें मौलाना की ठीक है और जहाँ से बात है, देखिए हमने कुछ चीजों से मुराद क्या है सर? नहीं, ये इसी से मुतल्लिक बात के ऊपर जो बात कर रहे हैं मौलाना, ये प्रिलिमिनरी जो डिस्कशन हुई है मौलाना से हमारी जमात के लोग, वी एग्री टू इट एंड हम इंशाल्लाह उनसे बैठ के चीजें सेटल डाउन करेंगे और इनको हल निकालेंगे और हल करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना को अपसेट या नाराज नहीं होने देंगे। अच्छा, आप मौलाना फजल रहमान साहब को मना लेंगे, आपका यह कहना है? आज एमकेएम जो है वो हुकूमत की तरफ से गई है या जाती हैसियत मौलाना साहब के पास गई है? देखिए, एमक्यूएम जो है वो तरफ तो नहीं है, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है और वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही है। हुकूमत की तरफ से गई है यानी आज वो? नहीं, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा है, वो नुमाइंदगी कर रही है। तरफ से क्या? अच्छा, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही है। ओके जी जी। मौलाना साहब से आज इसी हुकूमत की नुमाइंदगी की वजह से मिली है, हुकूमत का पैगाम। एमक्यूएम इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इफ इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और वो उनके मिनिस्टर या उनकी बंदे हैं साथ जाते हैं तो दे रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो सर वो जो पिछले दिनों में बयान दे रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि हम सोच रहे हैं हुकूमत से अलहदा होने का, तो वो फिर किस ज़मन के अंदर था? उनको क्या ग्रीफनेस है इसमें? यार वो उसका तो जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, लेकिन एमक्यूएम जो है पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के साथ है, हर चीज़ के ऊपर ऑन बोर्ड है और हमें ये भी चीज़ पता है कि बड़ा मुश्किल टाइम है। हर जमात को अपने डिमांड होते हैं, हर जमात कुछ चाहती है, कुछ जाती चीज़ें भी करते हैं। क्या उनकी डिमांड्स हो क्या सकती है? मैं उनकी भी नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। और हम जिस पॉइंट के ऊपर है, जिस स्टेट के ऊपर है, हम उन चीज़ों को, हमारे लिए अभी जो अवलीन तरजीह चीज रखती है वो है पाकिस्तान की मैशत की स्टेबिलिटी, इस मुल्क का मुस्तकम होना, पाकिस्तान को अपनी जाती सियासत से बालातर होकर चलाना। तो हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। और कुछ ग्रीवेंसेस देखिए डेमोक्रेसी में, बल्कि घर में होता है, लोगों के ग्रीवेंसेस होते हैं। यू कांट रन एवरीथिंग बाय अग्रीइंग टू एवरीबॉडी। जो लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसको बाज़ दफ़ा हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं मसीद और मफाद के लिए। एंड व्हाट वी डूइंग इंशाल्लाह इट इज रेसिप्रोकेटिंग इन आवर वर्क इन द प्रोग्रेस। जिस तरह आपका जो आपकी शरह सूद में कमी हुई है 2%, अभी फिर आप कुछ तरह मूडीज आपको बेहतर रैंक कर रहा है। आपको तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान को ब्रिक्स ऑफ बैंकरप्सी की तरफ कह रहे थे, जो कहते हैं आप बैंकरप्ट हो रहे हैं, जो आप कहते हैं कि आप दिवालिया कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, वो आज पाकिस्तान की बेहतर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो IT एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो ट्रेड सरप्लस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक राइट पाथ के ऊपर है।
तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को जब हम हल कर लेंगे तो हम पॉलिटिकल पार्टी की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको भी हल करेंगे, लेकिन हमारी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जो है वो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, मुल्क के मसाइल और मसलों को हल करना। एंड एज वी वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह लोगों को प्रोग्रेस नजर भी आ रही है। तो आपकी स्टॉक मार्केट चीज के बोल रही है, आपकी जो ट्रेड है वो बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह। तो सर ये सारी चीज़ें अगर बोल रही हैं, मिसाल के तौर पे हमारी स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पे है, महंगाई में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है, 40% की बजाय वो 3.6 के फिगर के ऊपर आ गई है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, आप कहते हैं कि हमने मुआशी हालात बेहतर कर दिए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं उनका एक बयान है, सर ये आसानी अगर आम आवाम में नहीं आई तो फिर ये आसानी नहीं आई किस में? जब इंडिकेटर इतने बेहतर हैं तो वो मुंतकिल क्यों ना हुए? तो फिर ये जो आप कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी वाक़ हो गई है रिकॉर्ड, तो ये आम आवाम तक इसका समर क्यों ना पहुंचा? देखिए आप जो अगर इफ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमी एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी एज वेल विद पॉलिटिक्स, आप एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। वो ट्रिकल डाउन क्या होता है कि आपने जब पहला कार्ड गिराया तो उससे साथ दूसरे कार्ड भी गिरते हैं, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसको बाज़ दफ़ा टाइम लगता है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी उसको रेसिप्रोकेट इस तरह करती है कि आपकी इकोनॉमी उसको रिस्पॉन्ड इस तरह करती है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है, आपकी जो और चीज़ें हैं वो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए अगर आज आवाम को उसका रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, मुझे बताएं कि आपके सामने बिजली की बिल है, आपके सामने डॉलर छलांगे मारता हुआ डॉलर है, तो कभी 50 रुपए मांगता था, कभी 60, कभी 70। आज सरिये की प्राइस मुस्तकम है, सीमेंट की प्राइस स्टेबल है, आपके और चीज़ों की प्राइस मुस्तकम है। ये इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट आवाम तक हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर साहब बात करते हैं तो वो बात करें 2017 की, मैंने कैटेगोरिकली पूछा तो 2017 की बात, जहाँ हम छोड़ के गए थे, जहाँ पाकिस्तान एशियन टाइगर था, जहाँ मैशियत आपकी बढ़ रही थी, जहाँ बिजनेस बढ़ रहा था, जहाँ हमें ये मसले नहीं थे कि हमने कारोबार को स्लो रखना है कि आपका जो ट्रेड सरप्लस है उस पर फर्क ना पड़े। हम जब बात करते हैं आवाम को फर्क नजर आएगा, हमारा फर्क, और हमारा फर्क जब आपके मैशियत और आपका कारोबार बढ़ेगा, जब आपका कारोबार उसी स्पीड और पेस पे होगा जहाँ हम 2017 में छोड़ के गए। और इंशाल्लाह अगर हम इतने बड़े इश्यूज और इतने बड़ी चीजों से निकाल के यहाँ तक लेके आ गए हैं तो आगे भी इंशाल्लाह चीजें बेहतर नहीं होंगी। इस मुल्क में जब भी डिलीवरेंस की बात आती है, डिलीवरी की बात होती है, तो हम वायद, मैं इस चीज को बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि वायद जमात है जो नफरत के ऊपर लोगों को इकट्ठा नहीं करती, जो नफरत के ऊपर लोगों को या जलाओ घेराव के ऊपर या पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर और अपने अफवाज के ऊपर वो गाली देने के ऊपर इकट्ठा नहीं करती, हम डिलीवरेंस के ऊपर करते हैं। जो हमने डिलीवर किया, आज कोई जमात हमारे साथ खड़े होकर इस चीज का मौजना नहीं कर सकती कि हमसे ज्यादा किसने डिलीवर किया। हमारी जो हदीद जमात ने 11 साल से केपीके में बैठी है, एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। एक मेट्रो बनाई जो 6 अरब की बनी थी और 100 अरब पे चलेगी तो उल्टे दरवाजे लगा। अच्छा दानियाल साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, आपके अक्सर लोग कहते हैं कि कोई डिलीवर नहीं कर सके ये केपीके में, ना पहले डिलीवर कर सके थे ना अब डिलीवर कर सके, तो फिर केपीके में कौन सी ऐसी चीज है कि जो तहरीक इंसाफ को इतनी वाज़ेह अक्सरियत दिला देती है? नफरत। दानियाल साहब इसी बुनियाद के ऊपर मेरा एक सवाल मंतकी बुनियाद पे सर, खाली एक सेकंड में अगर बात अपनी पूरी की सवाल कर दूं। पाकिस्तान एक मैशियत ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ के यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी जो अपनी महरूमियां हैं, कुछ भी हो वो सूबे से, तो वो उनको इकट्ठा करती हैं। देखिए ये नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत करें। लीडर वो नहीं होता जो अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स खिलाए और बाहर बैठाए और लोगों के बच्चों को कहे कफन बांध कर आओ। लीडर वो नहीं होता जो अपने बच्चों के हाथ में डॉलर और पाउंड पकड़ाए और लोगों के बच्चों को हाथ में बंदूकें पकड़ाए। हमारे ऊपर उन्होंने एक दफा एतमाद किया तो हमने उनको हजारा मोटरवे दिया, हमने वहाँ प्रोजेक्ट लेके आए। इन्होंने क्या लोगों को दिया? कफन और गाली और बुरी जुबान। देखिए आप, मैं इसी बात पे दानियाल साहब इसी बात आपको ये दिस इज आल्सो नॉट न्यू इन पॉलिटिक्स। दानियाल साहब आपकी बात में अगर हम आपकी बात मान लेते हैं, मान ली आपकी बात, जीटी रोड से पंजाब के अंदर जीटी रोड की अक्सरियत जो शहर थे उससे भी नफरत की वजह से पीटीआई जो जीती है? कोई भी नहीं। जब आप नफरत का स्टांस लेके आते हैं तो आपके साथ बाज दफा शॉर्ट टर्म के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आज बताऊं कि आज वो लोग समझ रहे हैं और वो समझते हैं कि जो हमारे बच्चों के साथ कफन का कहते हैं बांध कर आओ, जो हमारे बच्चों को बेलौस और मददगार बगैर पूछे छोड़ के चले गए, उन लोगों तक खड़ा होना नहीं है। और आपको ये चीज रेसिप्रोकेट कर रही है हर बाई इलेक्शन में। सर मैं यही बात कर रहा हूँ ना सर, अभी आपने कहा, बसाद एहतराम दानियाल साहब, अभी आपने कहा
कि शॉर्ट टर्म के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जो आगाज़ पे उन्होंने सवाल किया कि ठीक है एक नैरेटिव बनाया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, प्रोपेगेंड कितनी देर तक कर सकते हैं? आपने कहा हज़ारा मोटरवे दी, जिन लोगों को मिली उनको इस बात का एहसास तो होगा ना। सवाल ये कि तीसरी बार, सर वो शॉर्ट टर्म नहीं है, तीसरी बार भी वहां पर वोट क्यों पड़ा उनको? क्या तीसरी बार में भी वो नफरत के ऊपर ही तुले हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि आप लोगों ने क्या दिया था? क्योंकि वो मासूम लोग हैं। वहां मैं आपको बताऊं कि ये पठान जो है यूजली स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। जिस तरह इनको मैनिपुलेट किया गया, आज तक वो 5th जनरेशन वॉरफेयर को बेचारे लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि किस तरह जाली टाइम क्या था, फितने का दौर। ये फितना है, ये हकीकत में फितना है कि जब आप लोगों पे झूठ से करो, नफरत की बुनियाद के ऊपर करो, लासानी बुनियाद के ऊपर करो। पराचना में लोगों की जनाजे और लोगों के बच्चे मार रहे थे, 100-150 बंदा मर गया था, और ये यहाँ नाच गाना और कह रहे थे कि हम जाके अपने मुल्क के ऊपर हमला करेंगे। इस फितने की बात, और ये फितना जो है इंशाल्लाह खत्म होगा। आप देखेंगे हर आने वाला दिन जो है वो बेहतरी की उम्मीद लेके आएगा, एक बेहतरी की कहन लेके आएगा, और इंशाल्लाह इसके फितने की सियासत को, नफरत की सियासत को पाकिस्तान की आवाम, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के कोर्ट, इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज खैराबाद कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जिससे फितना कह रहे हैं जिस जमात को, जिनके अरकान असम्बली हैं, फिर उनसे मुज़ाकरात का तो कोई सिलसिला नहीं बनेगा ना, जब वो है ही फितना। हम फितना किसी जमात को नहीं कह रहे, उस सोच को आगे पैरू चलाना या उस सोच को आगे पानी देते हैं, उस सोच की बात, सोच को फितना कहते हैं। उस जमात का सर, उस जमात का, और वो सोच, सारा कुछ बात बताऊं, इनकी जमात में 95% लोग वो उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपने 26वीं तरमीम में देखा कि 10 लोग आए। मैं आपको बताऊं कि 10 की क्या लाइनों की तरह लोग आज भी बैठे हैं इनको छोटे, क्योंकि लोग नफरत का बयानिया, तफरीक का बयानिया, पाकिस्तान को कमजोर करने का बयानिया, अपनी अफवाज को कमजोर करने के बयानिए के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। 95% आपने कहा 10 लोग आए, 10 लोग आए, 10 लोग आए, तो अंदर कितने लोग आए? बाकी बैक पे बैठे हुए थे। कहा कि इनकी जमात के आधे लोग जो है वो इनको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी नफरत के बयानिए को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर आपने 95% कहा, तो अभी अगर 100 मेंबर्स भी लगाए हैं तो 100 में से 95, उनमें से कोई 5 के नाम ही बता दें जो छोड़ने के लिए तैयार है। मैं वो नाम तो नहीं बता सकता आपको, सर 95 में से 5 तो बता ही जा सकते हैं। 50% लोग जो है वो तैयार नहीं है। वो इमरान खान के अपने घर वाले भी तैयार नहीं है, अपना इसका खानदान तैयार नहीं है वो वजन उठाने के। अली मीन गंडापुर भी तैयार नहीं था, और इनके जमात के अपने लोग जो है वो लोग तैयार नहीं है। जब अपनों की बात आई है सर, अपनों की बात आई है तो अजरा तफन्नुन ही देख ले। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जरा गुफ्तगू सुनवाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या फरमाया। इक़्तिदार छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, मैंने ना कभी जमात से ओहदा मांगा है ना कोई और चीज मांगी है, लेकिन मेरी जमात का पैगाम था वोट को इज्जत दो, ये आइन का पैगाम था। जब मेरी जमात ने पैगाम छोड़ दिया तो मैंने उसे बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ कहा कि मैं आपके इस जो नया आपकी सोच है, इक़्तिदार को इज्जत दोगी, मैं इसके साथ नहीं चल सकता। सर ये भी तो पुराने रफ़का में से, यानी एक शख्स के ऊपर किस हद तक एतमाद होगा कि वो शख्स वजीर आज़म पाकिस्तान बने। यानी आप अपने भाई को उस वक्त बनाने की सोच नहीं रख रहे थे कि उनको इलेक्शन लड़वा लेते, पंजाब से ले आते, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया, तो अब उनकी बात के ऊपर क्या राय? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम इक़्तिदार को इज्जत दो की कभी सियासत नहीं की। हमने जब इलेक्शन जीता भी, जब तमाम सीटें पूरी होगी, प्रोसेस पूरा हो गया, तो तब भी हमने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी या कोई और जमात बनाना चाहती है तो ये बोझ हम अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पाकिस्तान जहाँ से घिरा हुआ है, इसको अगर कोई और जमात ठीक करना चाहती है या कर सकती है, ये बिलीव करती है कि हम कर सकते हैं, तो वो ठीक करें, वोट चलाएं। और अगर जब तमाम जमातों ने हैंड अप कर दिया क्योंकि सब हमारा तमाशा देखना चाहते, उनको पता था कि ये 4 दिन में, 5 दिन में, 2 महीने में, 2.5 महीने में कोलैप्स कर देंगे। उनको पता था अकाउंट देके ये मुल्क 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में दिवालिया हो जाएगा। और हमारे अपने खड़े होने वाले लोग ये प्रोग्राम करते थे, ये जो है आपका पाकिस्तान ये डिफॉल्ट कर जाएगा। हमारे अपने साथ जमात में दूसरी जो एलाई से वो ये बातें करते हैं। और अगर हमने उस मुश्किल टाइम पे ये पाकिस्तान का जो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा, तो इसलिए क्योंकि हमारे अपने ऊपर एतमाद था। हमें पता था कि ये मुल्क जब भी बहरानों में मिला, जब भी तारीखियों में मिला, तो हमने डिलीवर करके निकाला, और हमने इसको आगे भी डिलीवर किया। ये कोई फूलों की स्टेज नहीं थी, कांटों की स्टेज जिसके ऊपर हम आए, और हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया।
लेकिन पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की मैशत की खातिर हमने चीज़ों को पीछे छोड़ा और हमने चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे चलने की बात की। और इंशाल्लाह अब आपको नजर आ रहा है कि जब आज चीजें मुस्तकम हो रही हैं तो अब इसके वो कहते हैं सक्सेस हैज 1,000 फादर्स एंड फेलियर हैज नन। अब इसके दावेदार इसके बाप भी आएंगे, अब दावेदार और भी लोग आएंगे कि हमने। चले, हम ये उम्मीद करते हैं कि दावेदारी छोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है सामान करने की सारे तगोदो करें और वफाहमत का कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि जिससे ये केओस का खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब इस मंजरनामे में आज की जो मुलाकात MKM पाकिस्तान की है वो क्या रही, मौलाना से क्या गुफ्तगू शुनीद हुई, कल तंजीमातुल मदारिस ने क्या फ़ैसला किया, अब हुकूमत की तरफ से क्या इशारा दिया गया, इसी पे बात करेंगे। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े असलम ग़ारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। असलम ग़ारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम ग़ारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज MKM पाकिस्तान का जो वफ्द मिला वो कोई अपना पैगाम लेके मिला या फिर हुकूमत का पैगाम लेके मिला? वो हुकूमत की तर्जुमानी के लिए थे या अपनी तर्जुमानी के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। असल में MKM का वफद जो है वो आया था, उन्होंने खुद वक्त लिया था, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं, उसके अपने मसाइल थे जिसकी वजह से आया था जो उनके और हुकूमत के बिटवीन हैं। उसमें कुछ एक वो नई तरमीम भी करना चाह रहे हैं बल्दियात के हवाले से, उसका एक मसवदा भी हमें दिया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि हमें खालिद मकबूल सदीकी साहब ने कहा कि मैं अभी तक आपके मसले को संजीदगी से समझ नहीं सका हूँ कि मसला है क्या। तो जिस पे मौलाना साहब ने उनको 1 घंटा सवा घंटे की पूरी ब्रीफिंग दी कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से गुजरते हुए कौन कौन से जगहों से हम गुजरे हैं 9/11 से लेके आज तक, और मदारस के रोल को किस तरह मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो सारी तफसीरें उनको बताई। फारूक सत्तार साहब भी थे, गवर्नर टैसूरी साहब भी थे, और उनके एक पुराने संजीदा साथी अमीरुल हक साहब वो भी थे। सबने कहा कि हम तो हैरान है कि असल सूरत हाल का तो अंदाजा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है जो कुछ आप बता रहे कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक पहुंची हुई है। तो बहरहाल फिर उन्होंने वज़ीर तालीम साहब ने ये वादा किया हमसे कि मैं जाके हुकूमत में या जहाँ भी जहाँ हमारा असर रसूख होगा, हम आपके वकील बन के उनसे बात करेंगे, आपके दलाइल से हम मुतासर हुए। तो ये तो था उनके आने का मकसद। और दूसरा ये था कि उनका बल्दियात के हवाले से कुछ उन्होंने तरमीम प्रपोज की है, वो हमारे पास दे गए हैं। हम अपने हमारी लीगल टीम भी देखेगी, हम सियासी टीम भी देखेगी, हम देखेंगे वो किस हद तक वर्केबल है और उस पर हम उनके साथ किस हद तक चल सकते हैं। तो ये था उनके आने का मकसद जी। अच्छा गौरी साहब, आज ना अभी आपसे पहले दानियाल साहब हमारे साथ थे, उनका कहना था कि MKM का वफद जो है, आपने तो क्लियर कर दिया और आपकी बात 100% दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी MKM का वफद, हमने 3 दफ़ा उनसे पूछा क्या MKM का वफद सरकारी तौर पे गया? उसने कहा जी बिल्कुल सरकार का हिस्सा है, सरकारी तौर पे गया। फिर पूछा, उन्होंने कहा जी सरकार का हिस्सा है, सरकारी तौर पे गया। वो ये समझ रहे हैं कि वो सरकारी तौर पे गए वो, और साथ उन्होंने कहा जी मौलाना साहब को हम हर सूरत में मना लेंगे। क्या अब कोई ऐसा रास्ता है कि मौलाना साहब इस बिल से पीछे हट जाएं या जो हुकूमत कह रही है उस पर खड़े हो जाए और मौलाना साहब मान जाए? देखिए राणा साहब, बात यह है कि हुकूमती ज़राए तो यही कहते हैं कि वो हम मना लेंगे, तो हमें बनाना मुश्किल नहीं है। सुबह नोटिफिकेशन करते हैं, हम मान गए, हम अपनी पोजीशन पे आ गए, अपनी पोजीशन पे चल जाए, ये मामला खत्म हो जाएगा, हम अपनी सीट पे वापस चल जाएंगे। हम जो इस वक्त खड़े हैं मैदान में, हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, अपने अपने पोजीशन वाली सीट पे वापस चल जाएंगे। लेकिन जो हमने स्टैंड लिया है, जो हम खड़े हुए जिस स्टैंड पे, वो यही है कि ये एक्ट बन चुका है, अब इसका नोटिफिकेशन करें और मनाने का यही हाल है। और आपको पता होगा कल इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का इजलास हुआ, जिसमें जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब भी मौजूद थे, जो हुकूमती सेनेटर भी हैं, आप जानते भी हैं, मुस्लिम लीग के टिकट पे हैं, वो भी मौजूद थे। और इसी तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब थे, इस तरह जमात इस्लामी के रावतुल जो मदारिस हैं उनके सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब थे, और इसी तरह मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से, फिर शिया मदारस के भी अलामा साहब थे, अलामा हैदरी साहब। तो ये सब हजरात थे, ये वो मदारस 70 साल से अपने अपने फिका के लिए अपने अपने उस दायरे में काम कर रहे हैं। ये कोई नए मदारस नहीं बने, ये पुराने मदारस है। और हर मदरसे इनके साथ, हर बोर्ड के साथ इनके हजारों मदारस शुरू से हैं, आज से नहीं।
तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सबके सामने बात हुई, हमने रखी बात, जो अब तक बात सिलसिला था सारा रखा। और ये भी बताऊं कि ये जो बिल है जिस पे हम बहस कर रहे हैं, ये बिल इन्हीं मदारस के मशवरे से ये 2022 में तैयार हुआ था। ये सब टीम इन्हीं लोगों ने किया था, उनके मशवरे से। JUI का बिल नहीं है। हुकूमत और इनके बिटवीन में हमने किरदार जरूर अदा किया था। अब हमने सारा मुद्दा उनके सामने रखा कि भाई ये सूरत हाल है। और चूंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने हमें पेशावर में फोन करके कहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम इस इशू को आपस में डिस्कस कर लें, तो हमने सारा इशू उनके सामने रखा। तो उन्होंने एक बात पे बिल्कुल इत्तफाक कहा कि इस पे और कोई बात नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करे। अब ये जो मुतालबा था या जो चीज थी वो मेरी अकेले की नहीं रही है, जमीयतुल इस्लाम या मौलाना फजल साहब की नहीं रही। अब ये तमाम वफाक, उनके लाखों तलबा और मदारस, उन सब की ये आवाज बन गया है। और हुकूमत को चाहिए, हमने मौलाना साहब ने तो आज बड़ा सॉफ्ट कार्नर दिया। उन्होंने कहा कि यार अगर कोई आपको इस पे कोई रिजर्वेशन है तो हम उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसको आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन करना होगा। लेकिन गौरी साहब एक सवाल ये है, वो 1860 का एक कानून कि जिसके तहत सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ तो आपने ये बातचीत नहीं की थी। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुआहदा हुआ, उसी के तहत 18,500 मदरसे जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए। तो उस वक्त के सिग्नेटरी जो हैं उनको अब इशू क्या हुआ है रजिस्ट्रेशन में? देखिए, वो जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे पे कहीं अमल दरामद हुआ? तो उस मुआहदे में ये था कि हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगी, इन्होंने की। उस मुआहदे में ये था कि हमें बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मिलेगी, इन्होंने की। उस मुआहदे में ये था कि हमारे गैर मुल्की तलबा जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं उनको बाकायदा वीजा दिया जाएगा, इन्होंने उस पर अमल दरामद किया। जबकि हमने उस मुआहदे पे अमल दरामद करते हुए मैट्रिक तक तालीम को कंपलसरी करार दिया। हमने उस मुआहदे पे अमल दरामद करते हुए मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश को हमारी शहादतुल आलमिया की जो सनद है, आखिरी सनद है इक्वल टू आपके मास्टर, उस पर कंपलसरी करार दिया। हमने तो उस पर अमल किया, इन्होंने तो किया ही नहीं। इन्होंने तो उसको गलाफ चढ़ा के कहीं लॉकर में रख दिया। अब जब ये मसला 22 में हमने ये बात हुई, और वो था भी उन्हीं का, जो मेरा भाई आजकल कोर्ट मार्शल जिसको फेस कर रहे हैं उनका बनाया हुआ था, सारा उन्हीं का ड्रामा था ये सारा। और उसके बाद उस वायदे में कहीं भी नहीं था कि डायरेक्टरेट बनेगा और वो इसको संभालेगा, ये तो चीजें कहीं भी नहीं थी, उस वायदे में भी नहीं है। अब वायदा नहीं, हम इसको कानून बनाना चाहते हैं, हम एक कानूनी दायरे में आना चाहते हैं, मदारस को कानून के दायरे के अंदर लाना चाहते हैं। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। मुआहदे तो होते रहते हैं। हमारे जरदारी साहब ने याद एक दफा कहा था कि ये मुआहदा को कुरान और सुन्नत तो नहीं होता, उस पर लाजमी अमल किया जाए। तो ये मेरा ख्याल मुआहदे तो होते रहते हैं, लेकिन इस मुआहदे पे अमल दरामद अगर नहीं हुआ तो हुकूमती साइड से नहीं हुआ, हमने उस पर किया। और अब उसकी जरूरत इसलिए नहीं रही कि 22 पे, ये 19 की बात है, 22 और 23 के दरमियान में हमने ये बिल बनाया था जो इस वक्त जिस बिल पे हम बात कर रहे हैं। तो इस पे ये बिल, फिर आपको ये बार बार मैं मुनासिब समझता कहूँगा, ये बिल तो हुकूमत ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। इसकी हर शक हुकूमत ने बनाई। हो सकता है इस पे एक दो शकों पर मैं इस वक्त मुतराजा नहीं करना चाहता, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने मजबूरन कबूल किया कि चलो। अच्छा गौरी साहब, अब ये तो हो गया, आज मौलाना साहब की तकरीर भी सुन ली, मौलाना साहब की तरफ अब आमदोरफ्त भी शुरू हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। वक्त कितना दिया गया आपकी तरफ से, कितने वक्त तक इंतज़ार किया जाएगा कि हुकूमत इस पर अमल कर ले? देखिए ये हम इंतज़ार करेंगे इनकी तरफ से। आज हमने ये जो 5-6 दिन से सिलसिला चल रहा था, आज उन्होंने, हम तो ये बात ओपन नहीं की। आज आज़म नज़ीर तार साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा कि जी मियाँ साहब ने इतनी दफ़ा रब्ता किया और फलां ने रब्ता किया। हमने ये बातें ओपन नहीं की, हमने एक जो अमानत ही रखा, लेकिन आज उन्होंने ओपन कर दिया। तो इसमें मियाँ साहब ने एक दफ़ा खाना भी रखा था मौलाना साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और वो डेरा इस्माइल खान थे। उससे कबल 2 दिन पहले भी उनकी टेलीफोन पे बात हुई है, और इससे कबल भी दीगर हजरात का भी रब्ता है। तो हमने उनको सिर्फ एक ही कहा है कि इसको आप नोटिफिकेशन कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने जो इस पे ये थे कि हमने कहा था कि इत्तेहाद तंजीमात मदारस का इजलास हो जाए। वो जब इजलास हो गया तो रात हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सोचा कि हो सकता है हुकूमत तक ना पहुंची हो। तो आज पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मौलाना फजल साहब ने वाज़ेह तौर पे एक एक लफ्ज अदा कर दिया। अब बाल जो है हुकूमत के कोर्ट में, हुकूमत क्या हमें कहती है, हुकूमत क्या चाहती है, और अब जो भी हम अगला कदम उठाएंगे तो हम इन्हीं इत्तेहाद तंजीमात मदारस के मशवरे से चलाएंगे। और उसके लिए हमने उनसे सारे मामला तय कर लिए हैं कि आगे हमने इसको लेके कैसे चलना है। अब हुकूमत क्या फैसला करती है 1-2 दिन में सामने आ जाएगा, उसके बाद हम अपना लाएअमल देंगे इंशाअल्लाह।
अच्छा, आप जब डिस्क्लोज कर रहे हैं कि चलें उस तरफ से हो गए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खुद अफशां कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी क्या कोई राबिता किया, कोई डेलीगेशन आया या कोई साथ बल्कि एजुटेशन की पॉलिसी अपनाने की बात हुई? देखिए, राब्ते उनसे रहते हैं। अभी पिछले दिनों भी पार्लियामेंट हाउस में असद कैसर साहब और कामरान मुर्तज़ा मिले थे नमाज जुमा के दौरान गलबन। तो मुलाकातें तो होती भी रहती हैं और इस मामला पे डिस्कस भी होती रहती हैं और टेलीफोन के राब्ते भी रहते हैं और हमारे उनके दरमियान एक मुआहदा भी है कि इशू टू इशू बात करेंगे। लेकिन जिस तरफ आप कहना चाह रहे हैं कि कोई बड़ी तहरीक चलाना ये वो, अभी तक उस पर कोई बात पेशरफ्त ना हुई, ना उनकी तरफ से हमें कोई इस तरह का मैसेज आया है कि जो हम उसे कहें कि पार्टी की तरफ से कोई बाकायदा आया हो, और ना ही हमारी तरफ से अभी तक हम उस इशू पे पहुंचे, क्योंकि अभी इत्तेहाद तंजीमात मदारस के सब मशवरे के साथ हम सारे कदम उठाएंगे। अच्छा मौलाना, आपने कहा कि 2 या 3 दिन इंतज़ार करें, यानी इस हफ्ते को हम देख लेते हैं, इस पूरा हफ्ता आप इंतज़ार करेंगे, और अगर इसी पूरे हफ्ते में कोई नोटिफिकेशन, गज़ट नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तो फिर मौलाना साहब को फाइनल हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, ऐसा ही है जी? सावधान रहिए, फिर वो अब नई अल्फाज कहना चाहता तो हम तो बड़ा उनका एहतराम करते हैं। फिर अगर ये भूत ऐसे नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीके तो है ही है ना। आखिर एक चीज आईनी कानूनी हो चुकी है, आपने खुद एक चीज बनाई है, आपने उसको पास किया है, आपने उसको वोट दिया है, अब कैसे, और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि ये एक्ट बन गया है, तो अब क्या मसला है? तो अब जहां मसला होगा फिर उस मसले के पीछे अब जाएंगे, अब इंशाल्लाह पहुंचेंगे वहां तक। और अगर इसे किसी और इजलास में दोबारा से पेश करके इस पे बहसो मुबाहिसा करवाया जाता है तो उसका भी बाइकआउट होगा? सर ये तो फिर सीधी साधी लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। ये तो फिर हुकूमत आपसे लड़ना चाह रही है ना, मसले को हल करना तो नहीं चाह रही, फिर वो दूसरी तरफ चल जाएगा मामला। फिर यानी आप ये समझते हैं कि इसका चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब इस पे बहस नहीं हो सकती, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है? नोटिफिकेशन करें, बात खत्म करें, और अगर इनको कोई ऐसी चीज महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें ये भी करना था, तो उस पर बात हो सकती है। आपने उस पर इनकार तो नहीं किया, आपने इस पर दोबारा अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन इसको तो करें ना, हो चुका है वो तो एक तरीकाकार है, ये आपने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, तो आप करें इसको। अगर आप महसूस करते हैं किसी स्टेज पे भी, पहली बात तो हम महसूस करते हैं कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, ये वही है, बिल पहले भी बन चुका है, कोई एक दफा थोड़ी बना, 5-6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, ये देखते रहते हैं, इनको पता है 22-23 में बना था, अब 24 आ गया, और सारा इनको पता है, 2-3 साल से बार बार बना है, कभी कभी कराची डिस्कस हुआ है, कभी लाहौर डिस्कस हुआ है, तो बिल तो वही है, कोई नई चीज नहीं। लेकिन अगर फिर भी किसी जगह पे कोई तहफ़्फ़ुज़ इनको है तो ये नोटिफिकेशन करें, हम भी बैठे, यही बैठे, बात करेंगे, बैठेंगे, तरमीम की जा सकती है, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। अच्छा ये तो बता दें, इसमें रुकावट कौन है? ईवान सदर, वजीर आजम या फ्रंट ईवान सदर हैं। अब ईवान सदर इस वक्त बहरा भी हो चुका है और गूंगा भी हो चुका है, बोल नहीं रहा है, मैं उनका एहतराम करता हूँ जरदारी साहब का, वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। 13 तारीख को एक उनकी तरफ से हवा में एक छोड़ा गया था कि फला एतराजात है जो स्पीकर चैम्बर को नहीं भेजे गए थे, और हालांकि स्पीकर चैम्बर से 1 नवंबर को जो उन्होंने पहले इस पर लगाई थी, ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे, वो 28 को पहुंचा था स्पीकर चैम्बर को, और उन्हें 1 को वापस भेज दिया था, जो उनको रिसीव हो गया था, और 1 से 11 तक 10 दिन के अंदर वो खामोश रहे। 13 तारीख को उन्होंने कहा ये जो ऑब्जेक्शन है, और फिर हमने स्पीकर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब पता नहीं वो कहाँ ऑब्जेक्शन है, किसके पास है, वो लेटर कहाँ फिर रहा है। तो ये कई एक कहानियां हैं जो अभी तक मैं समझता हूँ कि पर्दे के पीछे है, और सामने आनी चाहिए, कौम को पता होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े। बार बार यही कहते हैं मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करते, मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करते, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, ऑडिट हम करने के लिए तैयार हैं, हर काम के लिए तैयार हैं, मैट्रिक तक तालीम हम दे रहे हैं, जो हुकूमत चाहती है हम करने के लिए तैयार है। हुकूमत की मर्जी का कानून पास हो गया है, फिर उसको क्यों रोका जा रहा है? तो कौम फैसला कौम ने करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल असलम गौरी साहब, क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पे ये बैठ जाएंगे? मुझे तो हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। लेकिन जब मुज़ाकरात आप करने जाते हैं ना, तो कोई थोड़ा सा दोनों नरमी होती है, कोई गुफ्तगू होती है, कोई शाइस्तगी होती है। अब ना वो इन पे एतबार कर रहे हैं ना उन पे एतबार करेंगे, बल्कि वो पंजाबी जी कहते हैं मैंने मार देने एक दूसरे को। तो जब ये वो आज वो कहा ना, ये मैनू से तो शेर अफजल खान मरवत ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये असेंबली ऐवान नहीं लग रहा, ये इस तरह लग रहा है कि जैसे एक सौतने एक दूसरे को बातें सुना रही हैं, तानाज़नी और मैंने मारना एक दूसरे को, ये वो वाला ड्रामा चल रहा है। जब ये सूरत हाल, तो मुज़ाकरात होंगे? कभी नहीं हो सकते। मुज़ाकरात कहते खुले दिल से चलना होगा ना आपको।
आप उनके लिए सीना खोलेंगे, वो अपने लिए बाजू खोलेंगे, फिर जाके बैठा जाता है, फिर उसमें होता है अगर आपने 15 या 20 चीजें रखी हैं तो 5-10 उनकी मान लो, 5-10 उनकी मान लो, लेकिन यहाँ ऐसी सूरत मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी सूरत हाल आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। दोनों तरफ से जो है वो नर्म मिजाजी अपनानी चाहिए, तो तब जाके सूरत हाल जो है वो किसी के हक में या मुल्क के हक में हो सकती है। बहुत शुक्रिया असलम बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को चाहता है मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।